हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज भारतीय राजनीति के इस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में आने वाले आरओ या फिर यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षाओं में और सभी वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी पॉइंट्स परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। उन 22 भागों में से पाँचवा भाग है जिनमें पाँचवें भाग में संघ यानी का उल्लेख है। संघ के अंतर्गत ही हम राष्ट्रपति के संदर्भ में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वे अनुच्छेद 52 यानी 52 में है। यानी अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में ही राष्ट्रपति के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है, संघ में जो निहित कार्यपालिकाएं शक्ति है वो किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, यहाँ मनोनीत सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं यानी विधानसभा, केवल विधानसभा न कि विधान परिषद की, यानी जिन राज्यों में विधान परिषद है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में विधान परिषद है, तो उन विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। केवल विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। सिर्फ जो है विधानसभा ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। तो ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 70 यानी 70 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ जोड़ा गया 1992 जो कि 1995 से ये लागू हुआ, प्रभावी हुआ कि दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर, जब लद्दाख, दो अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए,
दो अलग अलग संग्रह क्षेत्र बनाए गए, तब तो उस वक्त राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू एंड कश्मीर भाग नहीं ले सकता। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को जब इसे विधानसभा यानी इसे एक राज्य के रूप में यहाँ पर विधानसभा, यदि इसे विधानसभा के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, तब ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक है, फिलहाल में दिल्ली और पुडुचेरी है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। तो कौन कौन भाग ले सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के तो न तो निर्वाचित है न तो मनोनीत, ये तो भाग लेता ही नहीं है। ठीक है, विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के जो हैं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के आधार पे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब ये कैसी पद्धति होती है? जैसे इनमें जितने भी राष्ट्रपति के पद के लिए सदस्य हैं, मतलब जो कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट को चुना जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई A, B, C, D 4 कैंडिडेट हो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक मतदाता हूँ, तो मैं इन चारों लोगों को चुनूँगा, इन चारों को वोट दूंगा, लेकिन इन्हों क्रम वाइज, जैसे मान लीजिए हमने A को सबसे ऊपर रखा, B को, C को, D को, ऐसे मैंने क्रम में सबको वोट दिया, यानी हमने वरीयता क्रम में A को सबसे ऊपर रखा। उसी तरह मान लीजिए आप वोट देने गए, B को सबसे पहले ऊपर रखा, A को, C को, D को ऐसे रख दिया। इसी तरह से जितने भी मतदाता होंगे वो अपने हिसाब से अपने मत का प्रयोग करेंगे, और जब फिर से मतदान पेटी खुलेगी और उनकी वोटों की काउंटिंग होगा, देखा जाएगा किसकी वरीयता सबसे अधिक है, तो उन्हें मतलब राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है, तो उसकी जांच और फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मान लेते हैं कि यदि लोकसभा भंग चल रही हो, या फिर किसी राज्य के विधानसभा भंग हो, या विधानसभा चुनाव होना हो, तो ऐसे समय में भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी राष्ट्रपति का पद हम रिक्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे अनुच्छेद 58 में अर्हताएँ यानी योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और राष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम जो आयु होना चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। एक चीज़ और आपको बता दूं
भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन मध्य चुनाव के लिए पद के लिए ये होना ज़रूरी नहीं है कि वह भारत का मूल रूप से नागरिक हो, यानी उसका जन्म भारत में हो, ऐसा नहीं है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो वो भी भारत का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो मूल रूप से भारत का होना ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का जो नामांकन करना है तो उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक हो और 50 क्या हो, अनुमोदक हो, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के तौर पर यानी राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन किया जाता है। पर ध्यान रखना है कि जो 50 प्रस्तावक हैं वो 50 में अनुमोदक में नहीं हो सकते, यानी दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो कुल डाले गए मत हैं यदि उनमें से 1/6 मत प्राप्त नहीं करता, जो न्यूनतम मत प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, जमानत जब्त हो जाती है और राष्ट्रपति को यानी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो वो कितना है, 15,000 रुपया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में उल्लेख है कि राष्ट्रपति का जो पद है पदावधि है वो पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष है। ठीक है, आगे कि अनुच्छेद 56(1) के अनुसार अपना जो त्यागपत्र है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति ने यानी हमें अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख है किसका कि पुनः निर्वाचन के पात्रता के निर्धारण, कि कोई भी राष्ट्रपति यदि पुनः निर्वाचन होना चाहता है तो उसके लिए क्या पात्रता होगी। हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति अनेकों बार उसके लिए पात्र हो सकता है, ऐसा इसके संदर्भ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59(1) के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल का जो सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित पद ग्रहण तारीख से उसका स्थान, हाँ पहली बार समझा दूँ, यानी मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पहले वो विधानसभा या फिर संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहा हो, किसी भी यानी विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहा हो, यदि वो राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त हो जाता है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है पद के लिए, तो उसका पद जो है जो कि संसद में या फिर विधानमंडल में किसी पद पर रहा हो तो उसका स्थान जो है रिक्त माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकता। आगे की अनुच्छेद 60 में है कि राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो इसको शपथ सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का वेतन किस निधि पर भारित है तो ध्यान रखिए, संचित निधि पर। ठीक है, 2 प्रकार की निधियां होती हैं, एक तो संचित निधि होता है और एक होता है आकस्मिक निधि। तो राष्ट्रपति का वेतन किस निधि पर भारित है तो संचित निधि पर, और राष्ट्रपति का जो वेतन है प्रति माह वो कितना है, 5 लाख रुपया है।
आगे बात करें अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, यदि जो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, वहीं अनुच्छेद 56(1) के ख में किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, इस आधार का उल्लेख है और वो आधार है संविधान के अतिक्रमण पर। यानी संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और अन्य किसी वजह से नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए अनुच्छेद 61(2) के अनुसार कि महाभियोग का आरोप राष्ट्रपति पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिन के पहले यानी अग्रिम लिखित सूचना और साथ ही उस सदन यानी जिस सदन ने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है, उस सदन से एटलीस्ट 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो और उसी सदन के कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 62(2) के तहत यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वो वजह मृत्यु, पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने के कारण हुई हो, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र कितने महीनों के भीतर, तो 6 महीनों के भीतर किया जाएगा। ठीक है। और उस दौरान जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस दौरान राष्ट्रपति के पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 77 में कि भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य जो कार्यपालिका कृत्य होते हैं वे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इसका उल्लेख 77 में है। वही अनुच्छेद 78 में यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए। ठीक है। अनुच्छेद 86 में है कि संसद के सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। और वही 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव यानी चुनाव होगा, चुनाव के प्रथम सत्र के प्रारंभ में अभिभाषण और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 87(1) में उल्लेखित है। आगे हैं कि अनुच्छेद 108 यानी कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का आहूत करने का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। और संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी प्रकार का गतिरोध है तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 11 में क्या उल्लेख है? यदि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर यदि राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति का ये विवेकाधिकार है कि वो उस विधेयक पर स्वीकृत करे
या फिर उसे अस्वीकृत करे या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पर ध्यान रखना है कि वह धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ठीक है। और उसके बाद यदि वह कानून पुनः राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य होता है कि वो उसको स्वीकृत दे। आगे है अनुच्छेद 123 में कि राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का ये अधिकार है किसी विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना। वही अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति का अधिकार है या राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि वह क्षमादान वो क्षमा कर सकता है किसी भी दिए हुए दंड को, या फिर उसे प्रविलंबन कर सकता है, विराम, परिहार या फिर उसका लघुकरण कर सकता है। अनुच्छेद 143 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को यदि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 53(2) में उल्लेख है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति है। और इस वीडियो का अंतिम पड़ाव में है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री में होती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित जानकारी। यदि ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।